फटाफट देख लेंगे। इसका पेन भी नहीं है, इसका पेन भी दे दीजिए। पेन कहाँ है इसका? सर इधर ये 13 मिनट 18 सेकंड वाली। चलो अब इतना ही चलेगा, ये तो ऐसे ही लगा रहेगा जब तक कैमरा सेंटर स्टेज पे नहीं आएगा ना, यहाँ कहीं बीच में, तब तक वो ऐसे ही दिखाएगा। चलने दीजिए, रोजी तो ऐसी बनती, कोई नया थोड़ी। ऊपर तो सही है। अब बस इसका कलम और ला दीजिए, इसका पेन चिपका नहीं साइड में, हमने सब जगह देख लिया। मैं ऐसा तो नहीं कोई ले गया हो बोले बस ऊपर वाला देख रहा है। चलो भाई शुरू करते हैं। तो शहबाज शरीफ का पहला आर्टिकल है, ये थोड़ा सा पुराना है, 2-3 दिन का, लेकिन जरूरी है। शहबाज शरीफ कौन बने थे? आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ठीक है। और ये नवाज शरीफ के भैया भी हैं, इन्होंने टर्म लिया है दूसरी बार। अब मजे की बात ये है कि भैया शहबाज शरीफ, मैंने बताया था बिल्कुल ही, खासकर इस पे नोटिस करना इस वाले शब्द पे, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है। तो ये अभी चले गए सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मीट करने मक्का गए। मक्का में एक जगह है देहात, वहां पर इन्होंने मीटिंग करी। लेकिन पता है मेरे को कोई टेंशन नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये वहां जाकर के कश्मीर के मुद्दे पर बात करने चले गए और इन दोनों का ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है। अब तक कम से कम ये व्यक्ति ठीक था, इस व्यक्ति को कभी किसी से कोई लेना देना नहीं था कि तुम कश्मीर के मुद्दे पर बात करो या किसी पे। इनकी बात करें तो भैया ये है सलमान अल सऊद, इनका नाम भी है, सभी जानते हैं कि इनको MBS कह के फेमस कर रखा है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यूनाइटेड अरब अमीरात है, उसके अंदर जो 7 अमीरात है उसमें सऊदी अरेबिया नहीं आता है। सऊदी अरेबिया का अपना अलग एस्टेब्लिशमेंट है, याद रखिएगा। ये क्राउन प्रिंस भी हैं, मिनिस्टर भी हैं सऊदी अरेबिया के। तो इन दोनों ने जाकर के मीटिंग करी, बाकी बातें सारी ठीक है मीटिंग की, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को दोबारा से कर दिया। अब इंडिया के लिए ये इशू क्यों जरूरी है? क्योंकि अब तक पाकिस्तान की तरफ से जब भी आता था तो समझ आता था कि भाई पाकिस्तान तो रोता रहता है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, ये सब चलता रहता है। बचपन में नहीं, जिसने बोला उसका जीवन बेकार। तो फिलहाल मेरे कहने का मतलब ये है, अब सऊदी वाले जो है वो भी साथ में मिलकर कह रहे हैं कि इंडिया के इस मुद्दे पर इंडिया को बैठ के बायलैटरल टॉक करनी चाहिए। जबकि संयुक्त राष्ट्र में अब तक अगर 14 प्रस्ताव उठे हैं तो उसमें से 7 या 6 प्रस्ताव तो कश्मीर के हैं जो पाकिस्तान उठाता है। तो इस वजह से जब यूनाइटेड नेशन में भी ये प्रस्ताव आ चुका है कि अब कश्मीर के मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा, तो भैया तुम अलग से काहे बात करो? तुमको बात करनी है, पाकिस्तान का कटोरा लेके गए वो मांग लेते। चल खैर इस पे अब इस बायलैटरल इश्यूज से इंडिया को चिंता करने की थोड़ी बात है, क्योंकि इंडिया के लिए भाई सऊदी बहुत मैटर करता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, $1.2 लाख बिलियन का हम लोग उनसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये याद है। चलो भाई अगला आर्टिकल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, कोई खास बात नहीं है। अच्छा आप सभी लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी तक यूज करा या नहीं, पहले ये बताओ, किसी ने करा? क्या यूज करा जरा बताओ। चैट जीपीटी, गुड, बिल्कुल सही, चैट जीपीटी करा। और किसी ने कुछ कराओ? तो अगर आपने AI का यूज करा है तो अब जरा सतर्क हो जाओ, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने 4 मानक बना रखे। अगर आप AI से खतरे से वाकिफ नहीं हो तो खतरे के 4 स्तर। सबसे पहले खतरे का स्तर है अस्वीकार, मतलब तुमने AI की मदद से किसी चाइल्ड किडनैपिंग में, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में, या फिर डीप फेक जो रश्मिका मंदाना के साथ हुआ था, एक्ट्रेस के साथ, अगर वो करने का प्रयास करा उसका, तो वो अस्वीकार है। उच्च वाला कैसा है कि उच्च का मतलब कि तुम अलग अलग चीजों में प्रयोग कर रहे हो, तुमने किसी और का डेटा कॉपी करा, कॉपी करने के बाद अपना बना के पब्लिश कर दो। तीसरे नंबर पे सीमित है, प्रयोग अलाउड है, जैसे तुम कहानियां बनवा लो, किस्से बनवा लो, प्रोडक्शन बनवा लो, कुछ और बनवा लो। अब कम का मतलब तो जो हम आप करते ही करते हैं, हेलो गूगल बता दो भैया मौसम कैसा है, छुट्टी रहेगी, ठीक है। याद रखिएगा AI कहीं ना कहीं लोगों का मेंटल हैरेसमेंट करने के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। इन चीजों को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने सबसे पहले लॉ तो बनाए थे, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने जो स्थिति तय कर दी है उसको लेकर के भारतीय नीति आयोग, जिसको भारत के अंदर थिंक टैंक कहा जाता है, बताओ जल्दी से नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत का थिंक टैंक किसे कहते हैं? कनाडा का थिंक टैंक, कनाडा का थिंक टैंक, अमेरिका का थिंक टैंक, तीनों बताए थे तीनों। एक सर्ट है CERT, याद आया है, एक फिनटेक का और एक ये था नीति वाला। अब याद आया, एक 1977 का था, एक 74 का था, ये वाला 2015 का था, तीनों थिंक टैंक बताए। चलो बेटा वापस से आ जाओ। तो समझिएगा समस्या ये आ रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आपकी डेटा चोरी का मामला है, इन सभी मामलों के चलते
एआई का रेगुलेशन करना, नियमन करना बहुत जरूरी है, इस पे काम चल रहा है। चलो ये वाला मुद्दा तो छोटा ही है लेकिन इंटरेस्टिंग है। आईफोन ने अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना किया था ना करेगा। केजरीवाल जी का फोन मना करने के बावजूद, यानी कि हमारी तरफ से ईडी ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि कैसे भी करके अनलॉक कर दो, एप्पल ने कह दिया कि डेटा हमें खुद नहीं पता, जो फोन से प्रोटेक्टेड है तो उसे फोन से वो यूजर ही अनलॉक कर सकता है, हमारे बस की नहीं। और डेटा अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है जिसकी वजह से वो डेटा हम वापस नहीं ले सकते। तो भाई बड़ा इसका विरोध हुआ कि सरकार की रिक्वेस्ट पे भी नहीं खोल रहे, लेकिन एप्पल ने कह दिया कि पॉलिसी मैटर और प्राइवेसी हर देश के हर नागरिक की जरूरी होती है। अब मजे की बात सुनो, तो फिर भाई जब ये मामले में राय ली गई कृष्णपाल से, तो कृष्णपाल बोले टेंशन क्यों ले रहे हो, जरा दिल्ली चलते हैं, दिल्ली में बहुत सारे हैकर मिल ही जाते हैं। तो ऐसी एक कंपनी है बेटा जिसका नाम सुर्खियों में, कंपनी का नाम याद रख लेना, इस कंपनी का नाम है सेलिब्राइट, CELLEBRIT। ये जो सेलिब्राइट कंपनी है ये बिहार पुलिस की, केरल पुलिस की, सबकी मदद करती है। कभी आपने सोचा ये आईफोन अनलॉक हो कैसे जाते हैं, या बड़े बड़े मोबाइल जो होते हैं वो अनलॉक कैसे होते हैं? तो ये जो सेलिब्राइट कंपनी है ये मदद करती है। अब इस सेलिब्राइट कंपनी की भी कमाल की बात सुनो, इजराइल की कंपनी है लेकिन सबसे ज्यादा पैसा भारत में कमाती है। मतलब ये ब्रांच इजराइल की है लेकिन उन्होंने भारत में सेटअप कर रखी है और लिख रखा है अपनी वेबसाइट पे कि हम गवर्नमेंट की मदद करते हैं मोबाइल अनलॉक करने में। तो क्या सवाल ये आया है कि जो अपने यहाँ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, बताइए कृष्णपाल, क्या इसकी मदद लेना लीगल है या इलीगल? अब सवाल ये उठ गया, क्या लगता है? मुद्दा समझ गए? इससे पहले अच्छा है, जानकारी है। हाँ हाँ, दोनों पक्ष हैं इसमें। दोनों पक्ष है, बताइए। इलीगल इसीलिए है किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का आर्टिकल 41 खनन होगा। ठीक है। लीगल इसलिए है राष्ट्र में ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना स्थापना करने के लिए सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति का, जैसे कोई आतंकवादी ना हो या कोई इलीगल कार्य ना करता, उसका हैक होना भी ठीक है। ठीक, अभी भी इसमें एक आर्टिकल से आप लोग दूर रह रहे हो। कृष्णपाल ने 50% आंसर ओके दिया। ये पॉइंट कटेंगे। सबसे बड़ा आर्टिकल ये है कि भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 20 का उप अनुच्छेद 3, जो 20 का 3 कहता है कि तुम अपने खिलाफ कभी भी अपराधी, हाँ बिल्कुल, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे फोन का पासवर्ड मुझसे मांगने की, और जिस कंपनी से मांगा उसने नहीं दिया, तो तुम जो इलीगल तरीका कर रहे हो वो मेरी निष्ठा का हनन तब भी कर रहे हो, वायलेशन करके जबरदस्ती घुस के। तो भैया याद रखना, इस सेलिब्राइट कंपनी के ऊपर केजरीवाल भविष्य में क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन ये मुद्दा बहुत जरूरी है। याद रखिएगा कि निजी कंपनी की मदद लेकर गैर कानूनी ढंग से डेटा घुसपैठ करना, याद रखिएगा क्या ये उचित है या अनुचित है। और एआई का जिस तरीके से प्रयोग बढ़ रहा है, हो सकता है कल को एआई इन जैसे मोबाइल को अनलॉक करे, तो ध्यान रखना इस पे नियमन की जरूरत है। और ये निजी कंपनी की जो हेल्प ले रहे हैं, उस कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे चला रखा है कि हम दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश, केरल से लेके सबकी मदद करते हैं। नाम है सेलिब्राइट, कंपनी है इजराइल की, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, तो याद रखना केजरीवाल जी को एक और मदद, मतलब इन्हें एक और बेनिफिट मिला है। असल में ये दिल्ली गए, दिल्ली हाईकोर्ट, अब वहाँ तो बंदी है, तो दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने ये कहा कि ठीक चुनाव से 1 माह पूर्व, यानी कि मुझे 21 मार्च को अरेस्ट करा गया। 21 मार्च को अरेस्ट करने के पीछे साजिश ये थी केंद्र सरकार की कि चुनाव से 1 महीने पहले इस आदमी को उठा लो ताकि ये प्रचार ना कर पाए, और मेरी जो गिरफ्तारी है वो अवैध है। जब मेरे ऊपर मामला 2021 से चल रहा है तो मुझे थोड़े मामले में और रोक करके बाद में गिरफ्तार कर लेते। लेकिन बेटा ध्यान, इंपॉर्टेंट बात ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए यहाँ पर जो गिरफ्तारी है उसको दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने गलत नहीं बताया। उसने कहा कि ऐसी कोई भी रोक नहीं है ईडी के पास में कि वो गिरफ्तार ना कर सकती हो, तो उसकी गिरफ्तारी जो है वो वैलिड थी। यानी कुल मिलाकर के इनको इस पॉइंट पे खारिज कर दिया गया। तो यहाँ पे इनकी बेइज्जती या कोई बड़ी बात नहीं है, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग का क्वेश्चन था। तो इससे आप ये नहीं कह सकते केजरीवाल को आगे बेल नहीं मिलेगी। बेल इन्हें तब तक मिलने के आसार है जब तक 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं कर देती कंपनी। अगर नहीं फाइल कर पाई ईडी, तो याद रखना ये डिफॉल्ट बेल के हकदार हो जाएंगे। डिफॉल्ट बेल मतलब कि मेरे ऊपर 60 दिन तक कोई अपराधी नहीं सिद्ध हो रहा, मुझे बाहर निकाल, क्यों ना? तो ये ध्यान रखिएगा। अब इनका मामला भी और तूल पकड़ेगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा मान के चलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अभी आपने हाल ही में जलवायु परिवर्तन के अनुच्छेद 21 और 14 की बात करी, तो आपने ये देखा था कि अनुच्छेद 21 के अंदर ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि जलवायु परिवर्तन की आवश्यकता हर वर्ग को है। पहले मैं बता दूं कि वो जजमेंट में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट में। उसने ये बताया गया कि मान के चलो आलोक में बड़े आदमी, आलोक के घर में 2 एसी लगी, अब लांची के घर में जो कूलर लगा है वो भी आवाज कर रहा है, ठीक है, इन्वर्टर से चल नहीं पा रहा है। तो मुझे ये बताओ, क्या लांची जिम्मेदार है कि आज की डेट में इतनी गर्मी बढ़ गई है कि बिना एसी के सामान्य आदमी को बैठ ना पाए?
भाई लांची को तो प्राकृतिक रूप से उस जलवायु में रहने का अधिकार है जिसमें आप लोग रह रहे हैं। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सामान्य वर्ग और उच्च वर्ग के बीच में एक अंतर आ रहा है। यहाँ उच्च मतलब पैसे से और सामान्य मतलब गरीब से, कि ये भेदभाव क्यों। और ऐसा पहले भी हो चुका है, केस था मुरली देवरा। उस मुरली देवरा में ये था कि आदमी बस पे बैठ के सिगरेट पी रहा था, तो बगल वाली महिला ने थप्पड़ मार दिया, हट बंद कर सिगरेट। तो भाई वो सिगरेट बंद नहीं करा, तो महिला कोर्ट चली गई। अब महिला जब कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या ये करी कि बिल्कुल उचित बात है कि अगर तुम सिगरेट पी रहे हो तो पर्यावरण सबका है, अगर तुम दूसरे को दूषित नहीं कर सकते, अपने घर में अपने कहीं दूर जाके पियो, पहली बात तो पियो। तो समझ गए। तो ऐसे ही ये व्याख्या करता रहता है। लेकिन अब एक और मुद्दा आ गया, जरा ये बताओ, अब मान के चलिए कि लांची चुनाव में खड़ी हो गई, ध्यान दो, लांची और चरण भी चुनाव में खड़े हो गए। अब भाई क्या बोल रहे, चरण चुनाव में खड़े हुए, जो बोलेगा उसी को खड़ा करेंगे ना चुनाव में। अब चरण चुनाव में खड़े हो गए, चरण ने अपनी संपत्ति का खुलासा करा, क्योंकि ऐसा भाई लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उस कैंडिडेट को अपनी पूरी संपत्ति बतानी पड़ेगी। ऐसी बात शिवांगी। अब हुआ ये कि बेचारे चरण ने एक एक पाई पाई दिखा दी अपनी, लेकिन चरण जो है वो चुनाव में जीत भी जाए। अब लांची को इस बात का बड़ा बुरा कि भाई एक तो विपक्ष की पार्टी है, मैंने पूरा पुरजोर लगा दिया, उसके बावजूद मैं चरण को हरा नहीं पाई, इतनी पॉपुलैरिटी हो गई इस लड़के की। तो इन्होंने क्या करा कि चरण धोखे से एक स्कूटर और एक ओमनी वैन दिखाना भूल गए थे अपनी। अब इन्होंने लांची ने क्या करा, इनके खिलाफ कोर्ट चली गई और गुवाहाटी कोर्ट में जाके कह दिया कि इन्होंने अपनी संपत्ति छुपाई है और पूरी संपत्ति नहीं दिखाई है। अब तुम लोग बताओ क्या लगता है इस मामले में, कृष्णपाल को छोड़, हाँ बताओ क्या लगता है इस मामले में कि क्या गुवाहाटी हाईकोर्ट क्या करेगा? भाई गलत है चरण की, सही है, चरण ने संपत्ति तो छुपाई है, एक ओमनी गाड़ी छुपाई है और एक जो है स्कूटर छुपाया है, स्कूटी होगी एक्टिवा, गलत है बेटा। सुप्रीम कोर्ट की ना, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अब क्या मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि रूपा फ्रंटलाइन पहन के चल, सीधी सीधी बात, सीधी बात समझो। कोर्ट का यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कुछ निजता होती, अगर आप बात करो प्राइवेसी ऑफ वोटर्स की या प्राइवेसी ऑफ जो कैंडिडेट है, हर चीज देने का ब्यौरा नहीं होता, उसने बड़ा बड़ा ब्यौरा दे दिया, बात खत्म हो गई। अब तुम छोटे से छोटा ब्यौरा भी लो, एक गाड़ी रह गई, एक स्कूटी रह गई, तो भैया ये जायज नहीं है। इनका ना ही कैंडिडेचर रद्द करा गया, ना ही कोई समस्या हुई, उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर एक नाजीर सेट कर दी है कि भविष्य में जो भी चुनाव में खड़ा होगा जरूरी नहीं है कि किस हद तक उसे संपत्ति दिखानी होगी। अब इसका मिसयूज होना शुरू हो जाएगा। फैजान ने बुद्धि लगा ली, फैजान ने तुरंत देखा कि इसमें लिखा हुआ है